चलिए स्टूडेंट्स, कल मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा था। चार्ट देखिए एक बार, चार्ट देखिए एक बार। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो कल हम सीख रहे थे कि कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट मटेरियल, दूसरा एलिमेंट लेबर और एक्सपेंसेस। लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो जल्दी से याद दिलाओ, व्हाट इज मटेरियल? टेंजिबल एंड नॉन लिविंग। कोई भी टेंजिबल या नॉन लिविंग आइटम प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, बिजनेस में यूज हो रहा है, तो उसी को मटेरियल बोलना है। तो अगर मैं प्लास्टिक यूज कर रहा हूं तो मटेरियल है। मैं मशीनरी ऑयल यूज कर रहा हूं तो मटेरियल है। मैं वुड यूज कर रहा हूं, मटेरियल है। पर मैं अगर लेबर यूज कर रहा हूं, मटेरियल नहीं है ऑब्वियसली। अगर मैं रोबोट यूज कर रहा हूं, मटेरियल नहीं है, क्योंकि रोबोट इज अ मशीन, और मशीन तो कॉस्ट में ही नहीं आता है ना। ये जरूरी है कि पहले कॉस्ट होना जरूरी है। अगर कॉस्ट होगा तो ही हम आगे बोलेंगे कि वो मटेरियल है या लेबर है या एक्सपेंस है। तो बीइंग रोबोट इज अ मशीन, तो इसलिए वो कॉस्ट नहीं है, तो इसलिए हम उसको मटेरियल में नहीं लेंगे। टेंजिबल भी है, नॉन लिविंग भी है, पर फिर भी नहीं मानेंगे क्योंकि वो कॉस्ट नहीं है। उस पे लगेगा डेप्रीसिएशन। क्या लगेगा? और वो डेप्रीसिएशन हम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। ध्यान आ रहा है? फिर मैंने बोला था फर्दर मटेरियल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल किसे बोलेंगे? जो मेजर पार्ट फॉर्म करे, जो लगे कि इसके बिना तो प्रोडक्ट अधूरा है, इसके बिना मेरी सर्विस इनकम्प्लीट है, तो वो मेरे लिए मेन मटेरियल होगा। उसी को डायरेक्ट मटेरियल बोलना है। एग्जाम्पल दिया था कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, प्राइमरी पैकिंग और आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। पेपर बनाने का प्रोसेस ध्यान है ना? तो बताओ, पल्प इनपुट है या आउटपुट है? दोनों है। तो एक प्रोसेस का आउटपुट है और नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट है, तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उसको डायरेक्ट मटेरियल माना जाएगा। ठीक है। तो फिर इनडायरेक्ट मटेरियल किसे बोले? एंसिलरी सर्विस। जो भी एडिशनल मटेरियल आप लगा रहे हैं, जिसकी जरूरत तो नहीं है पर फिर भी सपोर्ट करने के लिए अगर यूज कर रहे हैं, तो उसे इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। इसके एग्जांपल थे सेकेंडरी पैकिंग हो गया, मशीनरी, लुब्रिकेंट्स हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, और भी अदर मटेरियल हो सकते हैं। जो भी क्वेश्चन बोले, हमको उसका यूज देखना पड़ेगा। अगर लगा मेजर पार्ट के जैसे यूज हो रहा है तो डायरेक्ट बोलना, और लगे एंसिलरी सर्विसेज है तो इनडायरेक्ट बोलना। ध्यान है? अच्छा, फिर हम लेबर पे भी आ गए थे। लेबर में हमने बोला कि ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, है ना। ऐसे बोलेंगे टेंजिबल है, लिविंग है, तो मैंने बोला था फिर लाइफ स्टॉक का कंफ्यूजन होगा कि सर लाइफ स्टॉक को भी लेबर बोलना है क्या। तो इसलिए हमने बोला ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे, वही लेबर यहां पर कहलाएगा। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स 2 तरह से यूज होते हैं। एक तो मेन बिजनेस करने में लेबर चाहिए होता है, और एक एंसिलरी सर्विसेज देने के लिए भी लेबर चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग अपने हमारे इस कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट में आ रहे हो, तो क्यों आ रहे हो आप लोग? पढ़ने के लिए। तो हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम तो मेन हो गए, पर और भी लेबर आते रहते हैं, जैसे क्लीनर हो गए, ठीक है, या टाइपिंग वाला हो गया, तो ये सब एंसिलरी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट में जाएगा। नीचे अपने एक बैंक है, एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक में गेट पे गार्ड खड़ा है ना। रिसेप्शन डेस्क पे एक रिसेप्शनिस्ट भी है। अच्छा, काउंटर्स पे क्लर्क्स भी है और मैनेजर भी है। तो सबको हम लोग डायरेक्ट लेबर नहीं बोल सकते। तो जो बैंक, जो क्लर्क अपॉइंट करके बैठा है, जो काउंटर्स पे बैठे हैं, पैसा लेना देना का काम कर रहे हैं, वो तो मेन लेबर हो गए, वो डायरेक्ट लेबर हो गए। पर उसके अलावा रिसेप्शनिस्ट है, गार्ड है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, ये सब एक्स्ट्रा लेबर है। तो स्मूथ रनिंग के लिए इनको भी रखा जाता है, तो वो हमारे लिए एडिशनल लेबर है, उन्हीं को इनडायरेक्ट लेबर बोलना है।
हॉस्पिटल की बात चल रही थी कल कि सर हॉस्पिटल में हम लोग क्यों जाते हैं? ट्रीटमेंट करवाने, चेकअप कराने, ट्रीटमेंट कराने। कौन करेगा? डॉक्टर करेंगे। पर वहां तो नर्सेज भी होते हैं, वहां तो वार्ड बॉयज भी होते हैं, तो उनको इनडायरेक्ट लेबर बोलो। डॉक्टर ही हमारा मेन लेबर है और वो डायरेक्ट लेबर है, प्रोवाइडेड हॉस्पिटल का ही डॉक्टर हो। अगर वो स्पेशल सर्विसेज के लिए डॉक्टर आता है कभी नहीं आता, वो फिर डायरेक्ट लेबर नहीं है। पर अगर परमानेंट डॉक्टर है, वहीं बैठता है हमेशा, तो फिर वो उसका डायरेक्ट लेबर है। अरे क्या लिखिए बी पॉइंट। ए कल लिख लिया था हमने शायद, अच्छा बी भी लिखवा दिया था मैंने, ओके। तो फिर लिखिए थर्ड पॉइंट एक्सपेंसेस। थर्ड पॉइंट लिखिए एक्सपेंसेस। थर्ड पॉइंट लिखेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में लिखिए it refers to those expenses, sorry, it refers to those cost, it refers to those cost which are neither treated as, it refers which are neither treated as material, it refers to those cost which are neither treated as material nor labor. It refers to those costs which are neither treated as material nor labor. कोई भी ऐसी कॉस्ट जो आपको लगे कि ना तो मटेरियल है और ना वो लेबर है, तो उसके लिए थर्ड हेड बचा हुआ है एक्सपेंसेस। यानी एक तरह से रेसिडुअल हेड है। क्या है ये? रेसिडुअल हेड। जो बचेगा वो एक्सपेंस में जाएगा। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल पूछा था इलेक्ट्रिसिटी, तो बताइए इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल माना जाएगा क्या? क्या उसको लेबर मानोगे? तो फिर एक ही हेड है बस, एक्सपेंसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी अब से हमारे लिए एक्सपेंस है। मशीनरी ऑयल, क्या वो मटेरियल है? नहीं, मटेरियल है क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पूछ रहा, मटेरियल है क्या? तो फिर वो एक्सपेंस नहीं है। तो आप मशीनरी ऑयल को अब से एक्सपेंस नहीं बोलोगे, उसको मटेरियल में ले लिया हमने, इनडायरेक्ट मटेरियल में ले लिया। पर मटेरियल में ले चुका हूं तो अब उसको एक्सपेंस में नहीं लेना है। पर मैंने बोला डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, तो डेप्रिसिएशन ना मटेरियल में आ रहा है ना लेबर में आ रहा है, तो एक्सपेंस में जाएगा। इंश्योरेंस करवाया तो इंश्योरेंस एक्सपेंस हुआ, तो अगेन ना मटेरियल में आएगा ना लेबर में आएगा, एक्सपेंस में आएगा। रेंट दे रहा हूं बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का रेंट दे रहा हूं, मटेरियल में भी नहीं आएगा, लेबर में भी नहीं आएगा, एक्सपेंस में आएगा। तो सिंपल सी बात यही बोलेंगे, एनी कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर इज कॉल्ड एन एक्सपेंस। अरे क्या? अब ये भी दो तरह के होते हैं, तो लिखिए फुल स्टॉप। इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं। इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ए डायरेक्ट एक्सपेंस, ए डायरेक्ट एक्सपेंस, और बी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हम बोल रहे हैं एक्सपेंसेस भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो मुझे बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट्स में भी पढ़ते थे, वैसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है। इवन हमारे कोर्स में एक चैप्टर है जिसमें हम रिकंसाइल करेंगे बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे बैंक रिकंसिलेशन करते थे ना आप लोग, कि कैश बुक अलग है और पासबुक अलग है, वैसे ही हमारे कोर्स में एक चैप्टर है कि कॉस्ट अकाउंटिंग अलग आएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग आएगा, रिकंसाइल करो। तो इसलिए जरूरी नहीं है जो अकाउंट से पढ़ते आए हो वही रूल यहां लगाना है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट्स में ऐसे पढ़ते थे कि अगर ट्रेडिंग में आएगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस, और अगर पी&एल में आएगा तो, पर मैं तो यहां ट्रेडिंग पी&एल बनाऊंगा ही नहीं, तो मैं उस रूल से नहीं चल सकता। ठीक है, अच्छा क्या सर यहां पर पी&एल कभी बनेगा ही नहीं क्या? यहां बनता है, यहां पे बनेगा कॉस्टिंग पी&एल। क्या बनेगा?
कॉस्टिंग पी एंड एल, वो ट्रेडिंग पी एंड एल फाइनेंशियल अकाउंट्स का है और यहां बनता है कॉस्टिंग पी एंड एल। तो उसमें फिर ट्रेडिंग और पी एंड एल अलग अलग नहीं दिखेगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे किसको डायरेक्ट बोलना है किसको इनडायरेक्ट बोलना है? जो भी स्पेसिफिक एक्सपेंस होंगे उनको डायरेक्ट जाएगा, और जो भी कॉमन एक्सपेंस होंगे उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाएगा। जैसे किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट का डिजाइन बनवाना है, क्या बनवाना है? मान लीजिए कोई कंपनी है जो ऑलरेडी 3 प्रोडक्ट तो बेच रही है, ऑलरेडी 3, अब वो करके एक न्यू प्रोडक्ट भी बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट लाएंगे डी। तो अब दिखे डिजाइन बनवाया हमने, और डिजाइन बन चार्जेस, तो क्या लग रहा है वो क्या वो डी के लिए? तो है इसको क्या बोलना है? पर रेंट पे और रेंट ए के लिए बी के लिए तभी उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे, और अगर कॉमन एक्सपेंस है तो उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। लिखिए डायरेक्ट एक्सपेंस में, लिखिए इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस, इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस which are incurred for specific cost object. It refers to those expenses which are incurred for specific cost object. What is cost object? फर्स्ट डे पढ़ाया था cost object. हाँ वो तो एग्जाम्पल्स थे, बाकी डिफाइन कैसे किया था? एनीथिंग, एनीथिंग फॉर विच कॉस्ट कैन बी कैलकुलेट। तो जैसे आप बोलो ये खर्चा तो सर इस स्पेसिफिक प्रोसेस का है, ये खर्चा तो इस स्पेसिफिक बैच का है, ये खर्चा तो सिर्फ इस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का है, ये खर्चा तो इस स्पेसिफिक जॉब का है। तो जहां भी स्पेसिफिक बोल दिया आपने वही डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डिजाइनिंग चार्जेस, आप लिख नहीं रहे हो? एग्जाम्पल डिजाइनिंग चार्जेस कॉमा स्पेसिफिक मोल्ड चार्जेस, MOULD, स्पेसिफिक मोल्ड चार्जेस। मोल्ड समझते हो आप लोग? मोल्ड क्या होता है? ढांचा या साचा? साचा, ढांचा अलग होता है, ढांचा तो स्ट्रक्चर को बोलते हैं, है ना। साचा मतलब प्रोडक्ट को शेप देने वाला इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं मोल्ड, है ना। जैसे अपने घर में इडली बनती है तो उसका शेप वैसा ही क्यों होता है? सबके घर में वैसा ही होता है, क्यों? उसका शेप देने वाला इंस्ट्रूमेंट वैसा ही है जिसको मोल्ड बोलते हैं। तो यानी मोल्ड स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए अलग होता है। तो इडली बनती है तो उसका अलग मोल्ड है। अच्छा, खमन भी बनता है, खमन ढोकला जिसको बोलते हैं ना, हाँ, कुकीज़ बनता है, खमन ढोकला बनता है, तो उनका शेप तो वैसा नहीं होता, ठीक है ना। बैटर तो वही लिक्विड ही है दो सबका ही, पर शेप सबका अलग अलग है क्योंकि उसका मोल्ड अलग है। तो हर प्रोडक्ट का मोल्ड भी अलग होता है, तो वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। पर अगर आप बोलो सर मोल्ड तो 5 साल चल जाएगा, कितने साल चल जाएगा? तो फिर आप पूरी कॉस्ट मत लेना, फिर उसका सिर्फ डेप्रीसिएशन वाला ही अमाउंट लेना, अमोर्टाइज पार्टी लेना, पूरा अमाउंट मत लेना। पर अगर आप बोलो कि हर साल नया मोल्ड आएगा तो हर साल नया आएगा, तो फिर पूरा अमाउंट ले लेना, ठीक है। कॉमा रॉयल्टी चार्जेस, कॉमा रॉयल्टी चार्जेस। रॉयल्टी क्या होती है? एनी आइडिया? रॉयल्टी इंटेंजिबल असेट्स का रेंट, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। जैसे एक तो होता है हम बिल्डिंग किराए पे ले लिए, तो
तो उसके बदले रेंट देते हैं, कभी कभी लीज भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, लीज। पर अगर हम किसी का इंटेंजिबल एसेट ले लेते हैं और उसके बदले पेमेंट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। जैसे सुना होगा पेटेंट होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, कॉपीराइट होते हैं। व्हाट इज पेटेंट, क्या होता है पेटेंट? उसके प्रोसेस को रजिस्टर करा दिया। जैसे प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो प्रोसेस ही मेरे नाम पे मैंने रजिस्टर करा लिया, तो अब कोई भी उस प्रोसेस को यूज नहीं कर सकता, पर अगर मुझसे परमिशन मांगे तो यूज कर सकता है, तो उसके बदले मैं क्या लूंगा, रॉयल्टी। अच्छा, कॉपीराइट क्या होता है? हाँ, मतलब कोई भी कंटेंट हो आपका, है ना, बुक्स हो, नॉवेल्स हो, पोएम हो, कुछ भी कंटेंट आपने लिखा हो और वो कंटेंट कोई और चुरा नहीं ले तो उसके लिए उसका अगेन रजिस्टर करवा लिया जाता है, उसको कॉपीराइट बोलते हैं। पर आपने जैसे एक मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, देखी है क्या? थ्री इडियट्स आमिर खान वाली जो मूवी थी, है ना, कॉलेज बेस्ड स्टूडेंट्स पे थी, तो वो एक्चुअली एक रियल स्टोरी पे बेस्ड, मतलब एक रिटन स्टोरी पे बेस्ड है, एक नॉवेल पे बेस्ड है, और वो नॉवेल के राइटर थे चेतन भगत। तो चेतन भगत ने वो स्टोरी लिखी थी, है ना, और उस पे मूवी बना दी, तो चेतन भगत को क्या मिला, रॉयल्टी। अरे कैसे कुछ नहीं मिला? हाँ क्या, सॉरी नहीं, फिक्शनल थी, ठीक है, रियल स्टोरी नहीं है, फिक्शनल स्टोरी है, पर बनाया तो उसने ही। चेतन भगत गया, कहाँ गया? चेतन भगत नहीं गया, चेतन भगत है अभी, ठीक है ना, भगत सिंह नहीं बोल रहे हैं फ्रीडम फाइटर भगत सिंह की बात नहीं हो रही है, चेतन भगत एक नॉवेल राइटर है, अभी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे अपने इंस्टीट्यूट की बुक्स की बात कर ले अपन, तो आपका जो स्टडी मटेरियल आएगा ना, उसमें लिखा होगा सी का सिंबल लगा हुआ होता है, तो वो कॉपीराइट ही होता है। मतलब इंस्टीट्यूट बोल रहा है हमने जो कंटेंट दिया है इसको कोई भी कॉपी करके नहीं बेच सकता, तो पता चला कोई फोटो कॉपी करा करा के स्टडी मैट बेच रहा है, तो वो अलाउड नहीं है फिर। तो ऐसे ही चेतन भगत की मूवी बनाई, तो अब उन जो डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, उनको चेतन भगत को क्या देनी पड़ी होगी, रॉयल्टी, तभी जाके मूवी बनी होगी। पर क्या मैं बोलूँ, वो रॉयल्टी सारे मूवी में लगेगी, वो स्पेसिफिक मूवी के लिए हो गया, तो इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाएगा। ठीक है। रिसर्च, हाँ वही, अगर अगर लगे कि स्पेसिफिक है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आ सकता है इसमें, लिख लो कॉमा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। हाँ, तो फ्रेंचाइजी की फीस अगर पे कर रहा हूँ किसी स्पेसिफिक मॉडल के लिए तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगा। मटेरियल में तो लोगे नहीं, आप सोचो ना, फ्रेंचाइजी वाले को फीस दे रहे तो मटेरियल में आ सकता है क्या, लेबर में आ सकता है क्या, आना तो एक्सपेंस में ही है। और अब वो अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए है तो डायरेक्ट में आ जाएगा, और लग रहा है सारे प्रोडक्ट्स के लिए एक ही फीस देनी है तो फिर इनडायरेक्ट में आ जाएगा। जैसे एडवर्टीजमेंट भी एग्जाम्पल हो सकता है। मान लीजिए जैसे आप लोग का भी नया बैच स्टार्ट किया, तो हम चाहते हैं कि ना हम पेपर में एक ऐड दें कि जनवरी 26 के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, तो वो ऐड स्पेसिफिकली जैन 26 के बैच के लिए हो गया, तो वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। पर अगर मैं बोलूं कि 1 अप्रैल को, ऐसे कोई नया बैच तो स्टार्ट नहीं करना था, पर कॉन्सेप्ट का एक जनरल ऐड दे दिया कि हमारे यहाँ पर ये सारे कोर्सेज चलते हैं, और वो न्यूज़पेपर में एक ऐड डाल दिया, तो अब वो किसी स्पेसिफिक बैच के लिए नहीं हुआ, अब वो कॉमन हो गया, और कॉमन हो गया तो इनडायरेक्ट में जाएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल याद आ रहा है, कॉमा, हायर चार्जेस, HIRE, हायर की स्पेलिंग HIRE, हायर चार्जेस। व्हाट इज हायर चार्जेस? वही किराया। हायर चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक मशीनरी, लिखो हायर चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक मशीनरी। जैसे इसी में मान लो ABC हम प्रोडक्ट बना रहे थे, D हम एक नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, पर हमको डाउट है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मतलब ये सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा।
तो हम इसकी मशीन अभी खरीद के नहीं लाए, हम इसके लिए मशीन किराए पे लेके आ गए कि थोड़े टाइम किराए की मशीन से चला लेते हैं और जब सक्सेसफुल हो जाएगा तब खुद की मशीन लगा लेंगे। तो अब वो किराया किस में डालोगे, सब में डालोगे या सिर्फ डी में डालोगे? सिर्फ डी का हो गया, तो अगेन वो भी स्पेसिफिक हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस है, एटसेट्रा। और भी बहुत हो सकता है पर एटसेट्रा लिख लो। नेक्स्ट लिखिए बी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखिए इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस, it refers to those expenses which are incurred to those expenses which are incurred for common objects. It refers to those expenses which are incurred for common object. It refers to those expenses which are incurred for common object. सबके लिए ही हो रहा है ये तो। एग्जाम्पल रेंट, एग्जाम्पल रेंट। अच्छा बताओ सैलरी आ सकती है क्या इसमें? नहीं आएगी, वो तो लेबर में आ जाएगी ना। मैंने क्या बोला था, एक्सपेंस तब बोलोगे जब इन दोनों हेड में नहीं आएगा। तो सैलरी तो लेबर कॉस्ट में ही आ जाएगी, तो उसको एक्सपेंस में मत लेना फिर, है ना। तो रेंट कॉमा डेप्रीसिएशन, रेंट कॉमा डेप्रीसिएशन, रेंट कॉमा डेप्रीसिएशन कॉमा इंश्योरेंस, रेंट कॉमा डेप्रीसिएशन कॉमा इंश्योरेंस कॉमा इलेक्ट्रिसिटी, रेंट डेप्रीसिएशन इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी कॉमा पावर। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी? पावर वाइड टर्म है और इलेक्ट्रिसिटी नैरो टर्म है। हाँ बताओ, कोई बता सकता है पावर और इलेक्ट्रिसिटी में क्या फर्क होता है? हाँ ठीक है। नहीं साइंस ही है एक्चुअली इसमें। अगर इलेक्ट्रिसिटी और पावर का डिफरेंस पूछो तो साइंटिफिकली पूछ रहा हूँ। देखिए जैसे आपने देखा होगा आजकल लोगों के घर के छत पे सोलर पैनल लग रहे हैं। हाँ, तो सोलर पैनल मतलब सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर उससे आपके सारे इक्विपमेंट्स चलेंगे। तो दैट इज नॉट इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोलते हैं उसे? सोलर पावर। फिर आपने ऐसे सुना होगा हाइड्रो पावर, वाटर से पावर बनाया जाता है। न्यूक्लियर पावर, है ना, एटॉमिक एनर्जी से न्यूक्लियर पावर क्रिएट किया जाता है। जो हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्बिंग हुई थी ना, वो क्या था? एक न्यूक्लियर पावर था, न्यूक्लियर बॉम्ब था वो, ठीक है ना। तो पावर जो है वो हम खुद जनरेट कर सकते हैं। तो हम सोलर एनर्जी से सोलर पावर बना लिए, वाटर एनर्जी से वाटर हाइड्रो पावर बना लिया, विंड एनर्जी से विंड पावर जनरेट हो जाता है। विंड मिल देखा है कभी? विंड मिल, है ना, लंबे लंबे टावर्स होते हैं और उसके ऊपर पंखा लगा हुआ होता है, तो वो क्या होता है? विंड मिल होता है। तो विंड से भी पावर जनरेट हो जाता है। पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो है जो हम वायर्स के थ्रू गवर्नमेंट से खरीद रहे हैं। तो गवर्नमेंट खुद बना रही है और हम उसको उनसे बस खरीद रहे हैं। तो वो हमारे लिए क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। जो घर में हर महीने बिल आता है वो क्या आता है? पावर का बिल थोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है। तो हम ऐसे बोलेंगे पावर हम खुद जनरेट कर लेंगे, पर इलेक्ट्रिसिटी तो हमको खरीदना ही पड़ेगा किसी से। आ रहा है क्या? समझ में आ रही बात? पावर को हम स्टोर कर सकते हैं, पावर को हम स्टोर करके रख सकते हैं, पर क्या इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हो? नहीं। जितना चाहिए उतना यूज करो और बाकी वरना स्विच बंद कर दो। पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो आ रहा है उसको स्टोर करके रख लिया हमने। समझ में आ रहा है? पर पावर जो है वो चाहे सोलर पावर हो चाहे हाइड्रो पावर हो, आप उस पावर को स्टोर करके रख सकते हो। एग्जाम्पल है आपके फोन की बैटरी। फोन की बैटरी, तो फोन की बैटरी जो है, फोन तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल रहा है ना, उसमें हमने एक बैटरी लगा दी तो वो बैटरी उसका पावर है। क्लियर है क्या? पर वो एक्चुअली बैटरी भी कैसे चार्ज हो रही है?
वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम अपने बैटरी में स्टोर कर लिए और फिर उस बैटरी से हम अपने फोन को रन कर रहे हैं। कार्स, टू व्हीलर, फोर व्हीलर जितने भी हम यूज करते हैं, इनको सबको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पर अब वायर लगा के थोड़ी घूमेंगे। तो फिर क्या करते हैं, हम उसको बैटरी में स्टोर कर लेते हैं और वो बैटरी उसको पावर देता है, उसको एक फोर्स देता है जिससे उसका मोटर रन करता है। आ रहा है क्या समझ में? ऐसे भी बोलते हैं कि पावर हैवी मशीन को चलाने के लिए चाहिए होता है और इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल मशीन चलाने में भी काम आ जाती है। ठीक है ना? तो जैसे मुझे ये पैनल वगैरह चलाने हैं तो चलो इसमें इलेक्ट्रिसिटी से काम हो जाएगा, पर अगर मैं यहाँ पर बहुत बड़ी मशीन लगा दूँ तो गवर्नमेंट मुझे इतनी इलेक्ट्रिसिटी दे नहीं पाएगी, तो फिर हमको खुद पावर जनरेट करके उसको यूज करना होता है। अच्छा, लाइट चली गई, क्या हुआ? लाइट चली गई, तो भी ये बोर्ड रन कर सकता है क्या? इन्वर्टर लगा लो, तो इन्वर्टर में वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाएगी और तब काम आएगा जब लाइट नहीं आ रही होगी, वो भी एक फॉर्म ऑफ पावर ही है। जनरेटर चलते थे पहले, क्या चलते थे? जनरेटर, है ना? डीजल डाल दो और डीजल को फिर उस मशीन में डालने से वो जैसे ही लाइट जाएगी, जनरेटर चालू कर दो, आपके लाइट्स वगैरह वापस चलने लग जाएंगे, वो भी एक फॉर्म ऑफ पावर ही है। पर क्या ये स्पेसिफिक होगा? नहीं, ये तो सबके लिए है, तो कॉमन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा। तो अपने क्वेश्चन में दोनों वर्ड लिखे हुए आते हैं, पावर भी लिखा हुआ आता है, इलेक्ट्रिसिटी भी लिखा हुआ आता है, इसलिए मैंने आपको दोनों का मतलब समझा दिया। आ रहा है क्या? हाँ बोलो। अगर लेबर से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा ना, तो वो लेबर कॉस्ट में ही जाएगा। अगर मटेरियल से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा ना, तो वो मटेरियल में ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार कंप्लीट कर लो, जैसे मान लो कैरेज इनवर्ड, क्या है? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? मटेरियल लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाई, तो उसको मटेरियल में ही लेना है, उसको एक्सपेंस में नहीं ले जाना। तो अब मैंने मटेरियल का इंश्योरेंस भी करा लिया कि रास्ते में आ रहा है, क्या पता एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो उसका इंश्योरेंस भी करा लिया, वो भी मटेरियल की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। जैसे अकाउंट्स में कराते थे, मशीन खरीदा, मशीन खरीदा 1 लाख का, उस पर फ्रेट पे किया 20,000 का, कहाँ ऐड करोगे उसको? मशीन में। तो ऐसे ही कॉस्टिंग का भी रूल यही वाला चलता है कि जो चीज कर रहे हो उसमें कोई भी अदर खर्चा हो रहा है तो वो उसी की कॉस्ट में ऐड कर देना। अब आप बोलो। हाँ, अगर मैंने बोला मशीन का इंश्योरेंस हो रहा है, किसका हो रहा है? मशीन का। मटेरियल का इंश्योरेंस मटेरियल में जाएगा, लेबर का इंश्योरेंस लेबर में जाएगा, पर मशीन का इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? वो एक्सपेंस में जाएगा। बिल्डिंग का इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा। मेरे असेट्स का इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? एक्सपेंस। जैसे कार का भी इंश्योरेंस होता है, तो वो कहाँ जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? जैसे डेप्रीसिएशन की बात करी मैंने, तो डेप्रीसिएशन भी अलग अलग चीजों का होता है। बिल्डिंग का भी डेप्रिसिएशन होता है, मशीन का भी डेप्रिसिएशन होता है, कार का भी डेप्रिसिएशन होता है, पर वो सब एक्सपेंस में ही आने हैं, क्योंकि वो ना मटेरियल में जा सकता है ना लेबर में जा सकता है, तो वो एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है? और कॉमा एक और लिख लीजिए, एडवर्टिजमेंट, कॉमा एडवर्टिजमेंट, कॉमा एडवर्टिजमेंट एटसेट्रा। तो नोट लिख ही लीजिए आप लोग, नोट लिखिए। if insurance is related to material, if insurance is related to material, comma, then it will be, if insurance is related to material, comma, then it will be included in the cost of material only, then it will be included in the cost of material only, full stop. Similarly, if insurance is related to labor, similarly if insurance is related to labor, then it will be included, in labor cost only. Similarly, if insurance is related to labor, comma, then it will be included in labor cost only. Any other insurance
any other insurance will be included in expenses. Any other insurance will be included in expenses. अब इनके अलावा कोई भी इंश्योरेंस लगे आपको वो एक्सपेंस में डाल देना. हाँ, एडवर्टीजमेंट अगर कुछ नहीं बोले कि स्पेसिफिक ऐड है या जनरल ऐड है तो आप उसको जनरल मानोगे, इनडायरेक्ट में डालोगे. अगर लिखा हुआ आ गया कि दिस एडवर्टीजमेंट इज ओनली फॉर प्रोडक्ट ए तो हम उसे डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे. ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, ये याद है मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों पढ़ा रहा था आपको? क्योंकि जितने भी डायरेक्ट वाले हैं ना उनको प्राइम कॉस्ट बोलना है और जो भी इनडायरेक्ट है उनको ओवरहेड्स बोलना है. लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. ऑल डायरेक्ट मटीरियल कॉमा डायरेक्ट लेबर, all direct material comma direct labor and all direct material comma direct labor and direct expenses are cumulatively known as prime cost slash डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट है ना सारे, तो इसलिए इनको डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं और इनको प्राइम कॉस्ट भी बोल सकते हैं. प्राइम वर्ड इज शॉर्ट फॉर प्राइमरी. मतलब हम बोल रहे हैं मेन कॉस्ट कौन से है? मेन कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, बाकी तो सब एडिशनल खर्चे हैं, तो इसलिए उनको इनडायरेक्ट बोलेंगे. तो अगेन पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. ऑल इनडायरेक्ट मटीरियल comma indirect labor, all indirect material comma indirect labor and indirect expenses, all indirect material comma indirect labor and indirect expenses are cumulatively known as overheads स्लैश इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं. स्लैश इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्वेश्चंस में दोनों नाम ले लेते हैं वो लोग, पर हम लोग उसको ओवरहेड ही बोलेंगे. ठीक है. अच्छा, मेरे चार्ट में चलोगे तो ओवरहेड को भी और डिवाइड किया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था. देखिए हमने क्या, हमने बोला स्टूडेंट्स कि हर आइटम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना. चाहे मटेरियल हो चाहे लेबर हो, सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिवाइड हो जाएंगे. और ये इनडायरेक्ट वाले हैं, इन्हीं के टोटल को हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ओवरहेड्स. तो अब मुझे एक एग्जाम्पल दो इनडायरेक्ट मटेरियल का. इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जाम्पल दो एक. नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल में इंश्योरेंस कैसे आएगा? मशीनरी ऑयल. आप बोले मशीनरी ऑयल, कोई बोला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. तो मैं पूछ रहा हूं मशीनरी ऑयल इनडायरेक्ट मटेरियल है यानी ओवरहेड तो है, पर ये कहां यूज होता होगा? प्रोडक्शन में. पर मैं बोल रहा हूं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल तो है यानी ओवरहेड तो है, पर ये थोड़ी ना प्रोडक्शन में काम आएगा, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में काम आएगा. इसीलिए हमने बोला कि ओवरहेड को 3 पार्ट में, तो एक हो जाएगा आपका प्रोडक्शन ओवरहेड, दूसरा हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और तीसरा हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. जैसे आप बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग, क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पैकिंग. तो सेकेंडरी पैकिंग इनडायरेक्ट मटेरियल है यानी ओवरहेड है,
और ओवरहेड है तो वो ना तो प्रोडक्शन में काम आएगा ना वो ऑफिस में काम आएगा, वो तो बेचने के लिए पैकिंग करी है, तो वो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। तो क्योंकि ओवरहेड्स का यूज अलग अलग जगह पे होता है, इसीलिए ओवरहेड को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आगे लिखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। हाँ मतलब नोट खत्म हो गया, नॉर्मल में कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑल इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर नोन एज ओवरहेड। उसके बाद लिखना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। फर्स्ट, जो भी ए नंबरिंग देना चाहो या फर्स्ट रो स्मॉल 1 लिखना चाहो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। फर्स्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फर्स्ट इज प्रोडक्शन ओवरहेड स्लैश, इसको वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं। वर्क्स ओवरहेड, WORKS। इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं, और इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सर हमेशा ऑल्टरनेट नेम लर्न करने हैं क्या? तो यस, क्योंकि क्वेश्चन में वो किसी भी नाम से लिख देंगे और आपको याद नहीं होगा तो आप कंफ्यूज होते रहोगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो जब भी मैं ऑल्टरनेट नेम लिखवाऊं वो भी लर्न करने हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डैश लगा के लिखिए, इट रेफर्स टू दोज ओवरहेड्स, इट रेफर्स टू दोज ओवरहेड्स which are incurred in the factory. It refers to those overheads which are in the factory. It refers to those overheads which are incurred in the factory for manufacturing, which are incurred in the factory for manufacturing. ठीक है, तो बताओ कौन सा इनडायरेक्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा? मशीनरी ऑयल। तो लिखिए एग्जांपल, मशीनरी लुब्रिकेंट्स। सिर्फ ऑयल नहीं बोलूंगा, ऑयल की जगह ग्रीस वगैरह भी यूज होते हैं तो वो भी लुब्रिकेंट्स का पार्ट होते हैं। मशीनरी लुब्रिकेंट्स। अच्छा, कोई इनडायरेक्ट लेबर का एग्जांपल दो जो फैक्ट्री में यूज होगा। सुपरवाइजर, और अगर फैक्ट्री का गार्ड है तो, है ना, सुपरवाइजर। फोरमैन बताया था कल, फोरमैन भी आएगा। तो लिखिए कॉमा सुपरवाइजर सैलरी, कॉमा सुपरवाइजर सैलरी, कॉमा फोरमैन FORE। कौन था फोरमैन? हाँ, जो नेतागिरी कर रहा था, जो कम्युनिकेशन कर रहा था मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच का। ठीक है, फोरमैन सैलरी। और इसके अलावा कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताओ जिसको मैं ओवरहेड बोलूं और वो फैक्ट्री में यूज हो रहा होगा। मशीनरी का इंश्योरेंस, मशीन का डेप्रिसिएशन, पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हाँ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और फैक्ट्री में ही लगेंगे। लिखिए कॉमा depreciation on machinery, depreciation on machinery, comma insurance of machinery, depreciation of machinery, comma insurance of machinery, comma power, comma factory rent, पावर कॉमा फैक्ट्री रेंट, कॉमा मशीन मेंटेनेंस होता है ना, मशीन को रिपेयर मेंटेनेंस कराते रहते हैं तो वो भी फैक्ट्री में ही होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड। हाँ, मेंटेनेंस लेबर नहीं हुआ ना। हाँ, अगर आप बोलते हो कि मैंने तो मेंटेनेंस वाले लेबर ही हायर कर रखे हैं, तब वो लेबर कॉस्ट में जाएगा कि मेंटेनेंस लेबर है।
ठीक है ना। पर अगर लेबर नहीं है, मैं बाहर से करवाता हूं, तो एक्सपेंस में जाएगा। हाँ, अगर मेरा डायरेक्ट लेबर का वेजेस है तो वो तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चला गया। पर अगर इनडायरेक्ट लेबर है और उसकी वेजेस है तो वही तो ओवरहेड में आएगी, और अगर लग रहा है फैक्ट्री में है तो प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगी। सिर्फ वेजेस लिखा हुआ है तो फिर उसको डायरेक्ट वेजेस मान लेना। डायरेक्ट वेजेस, सिर्फ वेजेस लिखा है तो उसको डायरेक्ट वेजेस समझेंगे। तो वो डायरेक्ट लेबर में चला गया, और डायरेक्ट लेबर तो प्राइम कॉस्ट में जाता है। कहाँ चला जाएगा? प्राइम कॉस्ट में चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए एटसेट्रा, आगे लिखिए। सेकंड, सेकंड लिखिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डैश लगा के, इट रेफर्स टू दोज ओवरहेड्स, it refers to those overheads which are incurred in the office, which are incurred in the office for administration work. It refers to those overheads which are incurred in the office for administration work. मैनेजमेंट करने के लिए जो हम लोग खर्चे करते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बोलते हैं। पर अगर अगेन चार्ट पे जाओगे ना, तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी दो पार्ट कर रखे थे। ये सब मैं नहीं करवा रहा हूँ, मेरे को ब्लेम मत करना है ना। ये एक इंस्टीट्यूट थी सीमा, है ना, बताया था ना एक बार, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये लंदन की इंस्टीट्यूट है और उन्होंने ये सब्जेक्ट बनाया है। तो वो बोलते हैं कि ऐसे ही करना है, इसलिए मैं बस उसको पढ़ा रहा हूँ खाली, और हमारा आईसीआई उसी को फॉलो करता है। तो इसलिए हम कोर्स में यही पढ़ रहे हैं कि इतने इतने टाइप्स है। ठीक है ना। तो ये मत बोलना सर पता नहीं कितने टाइप पढ़ाते जा रहे हैं, है ना, कोर्स में है इसीलिए पढ़ा रहे हैं। तो आगे लिखे, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी दो तरह का होता है। अच्छा, पहले तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के एग्जाम्पल दो आप। जैसे कोई इनडायरेक्ट मटीरियल जो ऑफिस में यूज होता हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अच्छा, कोई इनडायरेक्ट लेबर जो ऑफिस में यूज होता हो, मैनेजर की, मैनेजर, क्लर्क, डायरेक्टर बताया था कल, डायरेक्टर भी तो होते हैं ऑफिस में, तो उनकी सैलरी हो गई, इनडायरेक्ट लेबर है, ऑफिस में आएगा। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलो ऑफिस में यूज हो रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का इंश्योरेंस हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गया, है ना। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्पल है। पर हम बोल रहे हैं ये दो तरह के होते हैं। लिखिए ए, अगेन फर्स्ट पार्ट जो भी आप नंबरिंग कर रहे हैं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन में डैश लगा के एग्जाम्पल लिखिए। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, कॉमा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, कॉमा, कॉमा, स्पेशल, कॉमा, स्पेशल, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। ये क्या हुआ? रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मतलब हम बोल रहे हैं वो ऑफिस के खर्चे जिसका थोड़ा बहुत प्रोडक्शन से लेना देना हो रहा है वो ऑफिस में, पर वो ध्यान प्रोडक्शन का ही रख रहा है, तो उसको बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जैसे फैक्ट्री मैनेजर, आप अभी बोले मैनेजर का सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है सर, पर वो मैनेजर क्या काम कर रहा है ये भी तो देखो।
वो फैक्ट्री को मैनेज कर रहा है, और फैक्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम उसको डायरेक्टली प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं बोल रहे हैं। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी को डायरेक्टली प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं मैनेजर का खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, पर वो मैनेज किसको कर रहा है, प्रोडक्शन को मैनेज कर रहा है, तो इसलिए उसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन में डाला जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, जो मेरे प्रोडक्ट्स बन गए उनकी क्वालिटी चेक्स हो रही है, तो क्वालिटी चेक कहाँ हो रहा होगा, ऑफिस में हो रहा होगा, पर एक तरह से देखा जाए तो प्रोडक्शन को ही तो ध्यान दे रहे हैं ये लोग, तो यानी इसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन में लेंगे। और अगला तो समझ में ही आ रहा है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, कि स्पेशली हमने एक टीम बनाई है जो फैक्ट्री का ध्यान रखेगी, तो उसको हम बोलेंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन। पर फिर लिखिए बी जनरल, जनरल में लिखिए, बी जनरल में लिखिए एग्जाम्पल डायरेक्टर सैलरी। तो क्या लगता है, डायरेक्टर प्रोडक्शन पे ध्यान देगा क्या, उसका तो प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो डायरेक्टर जनरल में चला जाएगा। कॉमा डेप्रीसिएशन, कॉमा डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स, डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स, डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स। ऑफिस इक्विपमेंट्स का अगेन जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, फर्नीचर हो गया। कॉमा, कॉमा लिखिए ऑडिटर, ऑडिटर फीस, ऑडिटर सैलरी नहीं होती है ना, ऑडिटर फीस होगी, ऑडिटर लेबर नहीं है, तो ऑडिटर की फीस जो दे रहे हैं वो हमारा जनरल खर्चा हो गया। कॉमा लीगल एक्सपेंसेस, बोल दे कोई लीगल खर्चा हो रहा है तो लीगल एक्सपेंसेस भी जनरल में आ जाएंगे। तो लग रहा है इनका प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है, तो उसको जनरल में लेना है, और अगर लगे प्रोडक्शन से लिंक है तो उसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन में डालना। जैसे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट बोला, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। और अब लिखिए लास्ट सी, बोलो। ऑफिस इंटीरियर डिजाइनिंग के एक्सपेंस, अगर इंटीरियर डिजाइन वन टाइम एक्सपेंस है ना तो कैपिटलाइज हो जाता है, मतलब वो असेट में चला जाता है, और असेट में चल जाएगा तो डेप्रीसिएशन लगेगा उस पर फिर, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत इंटीरियर डेकोरेशन हर साल कर रहे हैं तो फिर तो एडमिनिस्ट्रेशन में ले लेना, पर अगर आप बोल रहे हो कि हमने एक बड़ा इंटीरियर एक्सपेंस किया है तो वो कैपिटलाइज हो जाता है, बैलेंस शीट में चला जाता है वो। लास्ट लिखिए थर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फर्स्ट था प्रोडक्शन ओवरहेड, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो अब थर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सेलिंग, बेचना, और डिस्ट्रीब्यूशन भेजना। सेलिंग मतलब बेचना और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब भेजना। क्या दोनों में ही खर्चे लगते होंगे, बेचने में भी खर्चे लगते हैं, भेजने में भी खर्चे लगते हैं, उन्हीं ओवरहेड्स को बोलना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लिखिए इट रेफर्स टू दोज ओवरहेड्स, इट रेफर्स टू दोज ओवरहेड्स, इट रेफर्स टू दोज ओवरहेड्स which are incurred, it refers to those overheads which are incurred for marketing, which are incurred for marketing and delivery, which are incurred for marketing and delivery of goods, which are incurred for marketing and delivery of goods। तो अब बताओ कोई इनडायरेक्ट मटेरियल मार्केटिंग एंड डिलीवरी में काम आएगा, सेकेंडरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, हाँ कुछ बोल रहे हो, पेट्रोल फ्यूल का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो इसमें आ जाएगा। हाँ हाँ, फ्री सैंपल्स दे दिया तो वो भी हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। खैर मैं तो इनडायरेक्ट मटेरियल पूछ रहा था अभी, आप लोग जो बता रहे हो वो एक्सपेंस में आ गया, तो इनडायरेक्ट मटेरियल में आ गया आपका सेकेंडरी पैकिंग, फ्यूल लगा, फ्री सैंपल लगा। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर जो सेलिंग में काम आएगा, सेल्समैन का जो सैलरी होगी इसी में आएगा, ड्राइवर्स की सैलरी आ गई। और अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। फ्यूल तो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया ना,
प्रिंटिंग स्टेशनरी, कौन सा पैम्पलेट? अच्छा एडवर्टीजमेंट वाला पैम्पलेट, तो वो तो एडवर्टीजमेंट में आ गया ना, एडवर्टीजमेंट पैम्पलेट एडवर्टीजमेंट में ही आ गया है ना, अलग से प्रिंटिंग स्टेशनरी नहीं बोलेंगे आप। अच्छा हाँ, कौन सा क्लोज? अच्छा मतलब बोल रहा है सेल्समैन का यूनिफॉर्म, तो बस सेल्समैन से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही आएगा। और डेप्रीसिएशन आ सकता है क्या? डिलीवरी व्हीकल्स, तो अगर वो व्हीकल कंपनी के हैं तो उस पर जो डेप्रीसिएशन लग रहा है वो भी तो इसी में आएगा, लिखिए। हाँ, कमीशन, सेल्समैन को सैलरी दो, कमीशन दो, सब इसी में इंक्लूड होगा। लिखिए एग्जाम्पल, सेल्समैन रेम्यूनरेशन, सेल्समैन रेम्यूनरेशन, सेल्समैन रेम्यूनरेशन कॉमा depreciation on delivery vehicles, depreciation on delivery, depreciation on delivery vehicles comma commission comma secondary packing, secondary packing comma insurance of vehicles, इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल्स, डेप्रीसिएशन भी लगता है और उसका इंश्योरेंस भी होता है, ठीक है, एटसेट्रा। समझ में तो आ ही गया कि सेलिंग ओवरहेड क्या है। तो फाइनली कल जिस टॉपिक को स्टार्ट किया था वो आज खत्म हो गया। इनको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट। अब कल से क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कल से हम एक प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है कॉस्ट शीट। क्या नाम है? और उस कॉस्ट शीट में यही सब नाम यूज होंगे जो मैंने आपको आज सिखाए हैं। तो वहां भी ऐसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लेबर, ये सब के नाम दिए हुए होंगे। तो हमको उनको सही ऑर्डर में अपने कॉस्ट स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना होगा, उसी को बोलते हैं कॉस्ट शीट। तो कल से प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे।